नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज से हम कक्षा 8 की सीरीज जो भूगोल की है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हैं। आज इस पार्ट में हम कक्षा 8 की NCERT की भूगोल की पुस्तक का पाठ नंबर 1 जो कि संसाधन है उसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 7वीं कक्षा की भूगोल की एक सीरीज जो थी वो कंप्लीट की है। आप उसे भी उसका लिंक भी प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसे भी जाकर के अवश्य देखें। और इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका, आप इस PDF को भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी अन्य वीडियोज़ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा संसाधन। संसाधन है क्या? सबसे पहली बात यही आती है कि संसाधन क्या है, तो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, अपने हित के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु वो क्या है? संसाधन है। अब उसका उदाहरण कोई भी हो सकता है। वायु है, वायु में ऑक्सीजन है, उसका हम सांस लेने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, संसाधन है। पेड़ पौधे से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, संसाधन है। मृदा से हम कृषि करते हैं, संसाधन है। लकड़ी से हम अनेक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, संसाधन है। जल है, हम पीते हैं, संसाधन है। तो हर एक चीज़ जिसका भी हम अपनी आवश्यकताओं को या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं उपयोगी। तो उपयोगी क्या होगी? वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है वे उपयोगी हैं। ठीक है। जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपयोगी वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, उपयोगिता और प्रयोज्यता सेम वर्ड है। तो उपयोगिता और प्रयोज्यता उसे क्या बनाती है? एक संसाधन बनाती है। अगर हमें उसकी ज़रूरत होगी, अगर हम उसका उपयोग करेंगे तभी वो वस्तु संसाधन बनेगी। ठीक है। कोई भी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाता है। प्रकृति में ऐसी अनेक वस्तुएं, अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो अब तक ज्ञात नहीं किए जा सके हैं, या ज्ञात भी हैं तो हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। हमारे लिए संसाधन वो वस्तुएं या पदार्थ जब बनेंगे जब हम उनका उपयोग करेंगे या अपनी आवश्यकताओं को उन पदार्थों या उन वस्तुओं के द्वारा पूरी करेंगे, तो वो संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनका हम यूज करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? ठीक है। संसाधन कोई भी वस्तु कब बनेगी, तो देख लेते हैं। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका मूल्य, हित, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जब संसाधन बनता है जब उसका कोई मूल्य होता है। ठीक है ना? क्या होता है? उसका कोई मूल्य होता है। और मूल्य क्या होता है? हम्म तो वस्तुएं कब संसाधन बनेगी? जब उनका कोई मूल्य होगा। यहाँ पर होता है होगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? हित नहीं होगा, ये होता, यहाँ पर होता आएगा। तो संसाधन कब बनती है कोई वस्तु? जब उनका कोई मूल्य होता है और इसका प्रयोग और उसकी उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। जितना हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वह उसको मूल्य प्रदान करेगा। ठीक है ना? जिस प्रकार से कि मूल्य क्या होता है तो इसको भी देख लेते हैं हम। सभी संसाधन वैसे तो देखो मूल्यवान है। ठीक है, क्लियर सी बात है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पर? क्वेश्चन था कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगी? तो वस्तु संसाधन जब बनेगी जब उसका कोई मूल्य होगा। और मूल्य कब प्रदान किया जाएगा? जब उसका प्रयोग और उपयोगिता होगी। ठीक है। अब मूल्य क्या है? तो मूल्य का अर्थ महत्व होता है, यानी कितना हमारे लिए उस वस्तु का महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, ये सब धातुएं हैं। इनका क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है, इनको हम पैसों में खरीदते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार से कोई प्रकृति का भूदृश्य है, वायु, इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो वस्तु के आर्थिक मूल्य भी हो सकते हैं, आर्थिक मूल्य नहीं भी हो सकते, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जितना ज़्यादा हमारे लिए महत्व होगा,
जितना ज़्यादा हम चीज़ का उपयोग करेंगे तभी वह संसाधन बनेगी। सिंपल से भाषा में अगर हम बताएं तो जो ये क्वेश्चन था कि कोई भी वस्तु कब संसाधन बनती है, तो कोई भी वस्तु जब संसाधन बनेगी जब हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन क्या हो सकते हैं, हमने बताया कि कुछ तो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते। तो आर्थिक रूप से मूल्यवान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होती हैं, जैसे कि दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अगर हम किसी को नुस्खे बताते हैं हम उसको पैसे नहीं लेते, या दादी कोई नुस्खे बताती है, ठीक है ना, तो हम वो कोई उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मेडिकल कंपनी उन नुस्खों को अपने द्वारा प्रयोग करके और फिर उसका पेटेंट लेके और फिर उसको वो बिक्री करे उन नुस्खों की, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आर्थिक मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं। पेटेंट होता है कि किसी विचार पर या किसी आविष्कार पर किसी का एकमात्र अधिकार होना, कॉपीराइट जिसको बोलते हैं। पेटेंट का अर्थ होता है कॉपीराइट, ठीक है ना। तो वो कॉपीराइट हो जाता है, उसको कोई भी नहीं बता सकता उनके अलावा, और जब उनका कॉपीराइट हो गया तो वो उसको आर्थिक रूप से बेच सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, फिर वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे उसके। ठीक है, तो वस्तुओं का या पदार्थों का या विचारों का क्या होता है, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, लेकिन कब, समय के साथ। ठीक है ना, क्लियर है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। कौन कौन से कारक, दो महत्वपूर्ण कारक, समय और प्रौद्योगिकी, अर्थात टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी कैसे पदार्थ जो कारक हैं, ये ऐसे फैक्टर हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय टाइम पीरियड के दौरान, जैसे कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयले का निर्माण लकड़ी के द्वारा। लकड़ी जब भूतल के अंदर या भू सतह के भूमि की सतह के अंदर दब जाती है तो तापमान और अनेक भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वो कोयला बनती है, लेकिन कुछ समय के दौरान। ठीक है ना, जैसे कि लौह अयस्क है, हमें लोह का जो मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, और उस लौह अयस्क से क्या प्राप्त होता है फिर हमें बताइए। वो लौह अयस्क हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस लौह अयस्क को हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिर लोहे में, इस्पात में बदलते हैं, स्टील में बदलते हैं, उसका फिर हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी जो संसाधन है वो समय और प्रौद्योगिकी, ये दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, इनके कारण ही जो है परिवर्तित होता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। जो समय और प्रौद्योगिकी है वह दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। अगर लोगों की आवश्यकता होगी तो वो उसका कुछ समय इंतजार भी करेगा, उसका प्रौद्योगिकी के द्वारा परिवर्तन भी करेगा। ठीक है, लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और वह कोई भी वस्तु या पदार्थ, हमने बताया था संसाधन क्या है, वह कोई भी वस्तु या पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो क्या होगा, संसाधन होगा। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, तो इसलिए वो भी संसाधन कहलाता है। ठीक है, और व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की समझ, व्यक्ति के ज्ञान, व्यक्ति के कौशल के बिना संसाधनों की खोज, उनका आविष्कार और उनका प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए मानव को भी एक संसाधन कहा गया है। ठीक है, ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज ही है। जो संसाधन है वो क्या है, जो लोगों के विचार हैं, ठीक है, मनुष्य के जो ज्ञान है और जो उसका आविष्कार है, ये इन सब की खोज है। ठीक है, जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मानव स्वयं अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपने विचार के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर ही संसाधनों का क्या करता है, संसाधनों की खोज करता है। प्रत्येक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। अगर हमने एक खोज कर ली तो उसके बिहाफ पे या उसके बेस पे हम दूसरी खोज करते हैं। जैसे कि आदि मानव था, उसने आग जलाना सीखा, आग जलाने के बाद उसे क्या महसूस हुआ कि आग से हम भोजन पका सकते हैं, तो भोजन पकाने का तरीका उसने सीख लिया। ठीक है ना, तो एक खोज से दूसरा खोज आ गई। पहिए का आविष्कार किया तो पहिए के आविष्कार के बाद वाहन का आविष्कार हुआ, एक खोज से दूसरी खोज हुई। अर्थात एक खोज अन्य खोज या आविष्कारों पर निर्भर होती है। ठीक है, अब आते हैं संसाधनों के प्रकार के विषय में कि संसाधनों के प्रकार कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति हमें प्रकृति से मिलते हैं और उनका हम बिना परिवर्तन के प्रयोग करते हैं।
ठीक है, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और हम उनका प्रयोग बिना परिवर्तन किए ही कर लेते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु प्रकृति से मिल रही है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, श्वास लेने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन हो गई। मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें मिलते तो प्रकृति से हैं, लेकिन हम प्रकृति के संसाधनों का प्रयोग करके, उनको परिमार्जित करके या उनमें परिवर्तन करके उनका प्रयोग करते हैं। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे लौह अयस्क है आपका, आयरन ओर जिसको बोलते हैं, जो आयरन ओर है, लौह अयस्क है, उसका हम डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते, हम उसमें परिवर्तन करते हैं तकनीकी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से उसमें क्या करता है? परिवर्तन करता है। लौह अयस्क को लोहे में बदलता है, स्टील में बदलता है, इस्पात में बदलता है, और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के संसाधन क्या हुए? मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। और मानव मानव क्योंकि अपनी समझ के, अपने ज्ञान के, अपने कौशल के द्वारा ही संसाधनों का विकास खोज करता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। अब डिटेल से पढ़ते हैं इनको, सभी संसाधनों को। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संसाधनों के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संशोधन, ये क्या है हमारा? संशोधन। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त हुए। प्राकृतिक संसाधन के लिए कंडीशन क्या है? प्रकृति से प्राप्त होने चाहिए, संशोधन नहीं होना चाहिए, संशोधन के बिना, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उनको हम उपयोग कर लें। प्रकृति से मिले, संशोधन ना किया जाए या परिवर्तन ना किया जाए उनमें, और उनका उपयोग कर लेंगे, तो कौन से संसाधन कहलाएंगे? प्राकृतिक संसाधन। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उनके विकास, प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया जाता है। और फिर प्राकृतिक संसाधनों को भी अनेक विभागों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? उनके विकास के आधार पर, किस किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका प्रयोग किस किस प्रकार से किया जा रहा है, उनका उद्गम या उत्पत्ति कहाँ पर हुई, उनका भंडार किस प्रकार से है, और उनका वितरण किस प्रकार से है। इसके आधार पर या इसके बेस पर प्राकृतिक संसाधनों को भी बांटा गया है। जैसे कि विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में रखा जाता है? या विकास के आधार पर, विकास या उपयोग के आधार पर दो, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। ठीक है, विकास के आधार पर वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, अब ये देख लेते हैं। तो वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, हमें इनकी मात्रा का पता है, हमें यह पता है कि ये कितने वर्षों बाद ख़त्म हो जाएंगे, हमें यह पता है कि ये कितने वर्षों तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें इनका उपयोग करना चाहिए, अगर हमें कितने टाइम तक का उपयोग करना है। तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा का, जिनकी क्वांटिटी का हमें पता हो, उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। जैसे कि जर्मनी के रूर प्रदेश में क्या मिलता है? कोयला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोयला कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, तो जर्मनी के रूर प्रदेश में। ठीक है, पश्चिमी एशिया में क्या मिलता है? खनिज तेल। कहाँ पर? पश्चिमी एशिया। और महाराष्ट्र का जो दक्कन पठार है, वहाँ का क्या है? मिट्टी के भरपूर निक्षेप, यानी कि यहाँ पर अच्छे प्रकार की, अच्छी किस्म की जो है मिट्टी हमें मिल जाती है। ये क्या है? सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता हो। ठीक है, और संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी मात्रा का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, अर्थात जिनकी मात्रा का हमें ना पता हो। विकास के आधार पर दो प्रकार के संसाधन, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक संसाधन की मात्रा का हमें पता होता है, संभाव्य संसाधन की मात्रा का हमें पता नहीं होता है। और संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? इस समय इनका उपयोग नहीं होता है। जो संभाव्य संसाधन होते हैं, क्योंकि संभाव्य का अर्थ होता है संभावित, भविष्य में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, तो भारत के अंदर यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? लद्दाख के अंदर। ये क्या है? एक संभाव्य संसाधन है, और इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? भविष्य में कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण और दिया गया है कि 200 वर्ष पूर्व जो तीव्र गति से पवन चल रही है, ये संभाव्य संसाधन थी। जो पवन ऊर्जा या पवन चक्कियाँ हम चलाते हैं पवनों के माध्यम से, पवन क्या थी? एक संभाव्य संसाधन थी 200 वर्ष पूर्व तक। लेकिन मानव ने अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर पवन चक्कियों का निर्माण किया, और पवनें जो चल रही हैं या तीव्र गति से जो पवनें चलने वाली है, उनको हमने फिर क्या कर लिया? वास्तविक संसाधन में परिवर्तित कर लिया। अर्थात कोई भी संभाव्य संसाधन जो आगे जाके भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है, तो वो भविष्य में क्या बन जाएगा? एक वास्तविक संसाधन बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि कोई भी जो संभाव्य संसाधन होता है, वह भविष्य में जाके जब उसका उपयोग होने लगता है, तो वह वास्तविक संसाधन बन जाता है।
अब उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अजैव। तो अजैव संसाधन कौन से होते हैं? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो क्या है? अजैव संसाधन है। जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज। क्लियर बात है। ऐसे संसाधन जो कि निर्जीव हैं वो क्या है? अजैव संसाधन। और ऐसे संसाधन जो सजीव हैं वो क्या है? जैव संसाधन। जैसे पौधे और जंतु। सिंपल सी बात समझ आ गई आपको। तो विकास के आधार पर दो प्रकार के थे, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक की मात्रा पता होती है, संभाव्य की मात्रा पता नहीं होती। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के अजैव और जैव। अजैव निर्जीव होते हैं और जैव सजीव होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। अगर हम एक बड़े लेवल पर देखेंगे तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पूरित हो जाते हैं। अर्थात ऐसे संसाधन जो जिनकी पूर्ति दोबारा से हो सकती है, जो खत्म नहीं होते हैं, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, ठीक है। ऐसे संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, असीमित मात्रा में उपलब्ध हो और मानवीय क्रिया का उन पर प्रभाव ना हो। जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा। पवन जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा पवन चलती रहेंगी। जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा सूर्य की किरणें आती रहेंगी, सौर ऊर्जा हमें क्या होगी? उपलब्ध होती रहेगी। तो इस प्रकार से सौर और पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। अर्थात कोयला, पेट्रोल, हमें पता है कि इनकी मात्रा सीमित है और ये खत्म हो सकते हैं, ठीक है। भंडार एक बार समाप्त होने में वर्ष लग सकते हैं। एक बार इनका भंडार समाप्त होने में, अगर एक भंडारण है हमारे पास, हमें पता है कि कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन कई सौ वर्ष लगते हैं। ये मानव जीवन की अवधि से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मानव जीवन की जो औसतन अवधि है 100 साल या 105 साल, 110 साल मुश्किल से होती है। अब तो 70 साल के आसपास ही जो औसत एवरेज जो निकाली गई है, तो वो 70 साल के आयु में ही व्यक्ति जो है जो मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है तो 70 साल के आसपास की आयु में ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो संसाधन होते हैं, जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, अर्थात जो समाप्त हो सकते हैं, ऐसे संसाधन वो क्या होते हैं कि वो एक जीवन काल नहीं, कई जीवन काल तक चल जाते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं पर्यावरण के अंदर, उनकी मात्रा समाप्त हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार के संसाधनों को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, जिनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। और ये अगर दोबारा से बनेंगे तो इनको हजारों साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानीय हो सकते हैं। अब वितरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो प्रकार में, सर्वव्यापक और स्थानीय। सर्वव्यापक ऐसे संसाधन जो प्रत्येक जगह होंगे, ठीक है ना, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। क्लियर बात। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे सर्वव्यापक। जैसे कि वायु, इससे हम क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं, तो ये क्या है? हमारा सर्वव्यापक संसाधन है। इसी प्रकार से स्थानिक संसाधन क्या होंगे? जो किसी स्थान विशेष पर कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। स्थानिक संसाधन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। क्लियर रहे बात। तो स्थानिक संसाधन क्या होंगे? जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाएंगे। जैसे कि तांबा और लोह अयस्क। तांबा हर जगह नहीं पाया जाता, कुछ स्थानों पर पाया जाता है। लोह अयस्क, आयरन और कुछ स्थानों पर पाया जाता है। हम जितने भी खनिज पदार्थ देख लें वो पठारों में पाए जाते हैं और पठार हर जगह नहीं पाए जाते। तो कुछ इस विशेष स्थानों पर ही जो संसाधन पाए जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्थानिक संसाधन कहेंगे। और जो सर्व जगह पाए जाएंगे तो उनको किन किन संसाधनों की श्रेणी में रखेंगे? सर्वव्यापक संसाधनों की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, जो उनका वितरण है, कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर निर्भर करेगा? भूभाग पर निर्भर करेगा। किस तरह का वहाँ का भूभाग है, किस तरह की वहाँ की जलवायु है, या कितनी ऊंचाई पर कोई स्थान स्थित है, ये सब अनेक भौतिक कारकों पर ये है निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन भौतिक कारकों में विभिन्नता, क्योंकि पृथ्वी पर जो भौतिक कारक हैं, जलवायु, भूभाग या ऊंचाई, वो सब जगह सेम नहीं है, इसमें विभिन्नता है और इसी के कारण जो संसाधनों का वितरण है वह भी असमान है। क्लियर है। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन के विषय में कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। अर्थात हमने बात की थी लोह अयस्क की। लोह अयस्क हम ऐसे के ऐसे ही डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं,
उसमें हम परिवर्तन करते हैं तकनीकी के माध्यम से, अपनी ज्ञान कौशल के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से लोहा अयस्क में परिवर्तन करके लोहे को, स्टील को प्राप्त किया जाता है और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया कि कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं बनेगी जब तक उसमें उसका उपयोग ना हो, और जब उपयोग हो जाए, सीधा सीधा उपयोग होगा डायरेक्ट, तो प्राकृतिक, और उसमें परिवर्तन करके उपयोग किया जाएगा तो मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे कि लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोहा अयस्क ऐसे ही था, हमने उसका प्रयोग करना नहीं सीखा, लोहा अयस्क से लोहा बनाना नहीं सीखा, तो वो संसाधन नहीं था। जब हम उसके मूल रूप को बदल के प्रयोग करना सीख जाते हैं उसको हम फिर संसाधन की श्रेणी में रख लेते हैं, और ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। तो जैसे कि वाहनों को बनाने के लिए लोहा भी चाहिए, कई प्रकार के अनेक संसाधन चाहिए। तो संसाधनों को क्या कर रहे हैं हम, उनका प्राकृतिक जो संसाधन है उनका क्या किया हमने, मूल रूप में परिवर्तन किया और फिर अपने अनुसार कोई संसाधन निर्मित कर लिया। ठीक है, जैसे कि सड़कें हैं, सड़कों पर बहुत सारे संसाधन जो है, सड़कें बनाने के लिए कई संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे ही मशीनों को बनाने के लिए भी कई प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। हम घर बनाते हैं तो घर में जो ईंट लगती है वो मिट्टी से बनती है। सीमेंट अनेक प्रकार के, जो 2-3 प्रकार के संसाधन हैं उनसे मिलकर बनाया जाता है। रेत एक प्रकार का अलग संसाधन है, और इन सब संसाधनों के मिश्रण से हमने क्या किया, एक परिवर्तन कर लिया और हमने फिर एक मकान बना लिया, और उसका फिर हमने आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयोग किया या उपयोग किया, तो वह क्या बन गया, एक संसाधन बन गया। ठीक है, तो ऐसे संसाधन या ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनमें मानव परिवर्तन करता है और फिर उसको उपयोग करता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी जो आविष्कार हुआ वो मनुष्य की समझ से हुआ, मनुष्य ने परिवर्तन किए और मनुष्य ने प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। तो इसलिए प्रकृति जो प्रौद्योगिकी है या टेक्नोलॉजी है वह भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, इसलिए हम जैसे लोग ये गलत है इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अर्थात जो मनुष्य है वह क्या करता है, वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधनों को बनाता है। तो सिंपल सी बात है कि मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो मनुष्य परिवर्तन करके उनका उपयोग करता है या उन संसाधनों को बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव संसाधन क्या है, क्योंकि मानव भी एक समय में एक संसाधन है। तीसरा पॉइंट है ये, क्योंकि हमने कहा था कि जो संसाधन है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। अब देख लेते हैं, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अर्थात जो मनुष्य है वो संसाधनों, जो नए संसाधन है वो तभी बनाएगा, जब उनका संसाधनों का उपयोग है वो तभी करेगा जब उसके पास उनका उपयोग करने का या बनाने का ज्ञान होगा, कौशल होगा और टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, क्योंकि मनुष्य अपनी ज्ञान, बुद्धि, कौशल के आधार पर ही जो है संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का परिवर्तन करता है। इसलिए लोग जो है मानव संसाधन है, इसलिए जो मनुष्य है वो क्या है, एक मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा जो कौशल है और ज्ञान है उसका विकास होता है। और स्वास्थ्य, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है, अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, ये जो मनुष्य है उसको संसाधन बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अर्थात मानव संसाधन विकास क्या है, तो मानव संसाधन विकास लोगों को संसाधनों के निर्माण में क्या करना, सुधार करना, जो उनका जो कौशल है उसको विकसित करना या कौशल को सुधारना। एक तरह से जो संसाधन बनाने का, जैसे संसाधन में परिवर्तन किया जाता है तो संसाधन में परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, जो ये कौशल है उसको ही सुधारना है, उसमें विकास करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन विकास कहलाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अर्थात जो संसाधन सीमित रूप में उपलब्ध है, जो कि अनवीकरणीय संसाधन है, जिनको अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं तो उनको दोबारा से प्राप्त
नहीं किया जा सकता। ऐसे संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, व्यर्थ में उपयोग नहीं करना, ठीक है। और उनको बनने में, क्योंकि अनेक वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष, तो उनको बनने का भी समय देना चाहिए। तो ऐसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम संसाधनों को संरक्षित करते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं सतर्कतापूर्वक उपयोग करके, ठीक है। और सतत पोषणीय विकास क्या है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। अर्थात संसाधनों का जो उपयोग है वो किस प्रकार से हो कि सिर्फ व्यर्थ उपयोग ना हो, आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग किया जाए। और उनका उपयोग इस प्रकार से हो कि वे भविष्य के, जो हमारे भविष्य है, भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए भी सुरक्षित रह सके। ये ना हो कि जैसे अब हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हो तो आगे जो हमारे बच्चे या उनके बच्चे हों वो पूछे कि पेट्रोल क्या होता था, तब तक वो पेट्रोल रहे ही ना। तो उस संसाधन का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वह आगे आने वाला जो भविष्य है उसको भी वो संसाधन मिले। इस प्रकार का जो विकास होगा उसको हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ तरीके पढ़ लेते हैं कि संसाधनों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनःचक्रण पुनः उपयोग द्वारा, अर्थात 3 तरीके हैं संसाधनों के संरक्षण के, 3 तरीके बताए गए हैं यहाँ कक्षा 8 की पुस्तक में। कौन कौन सा? पहला तरीका है कि उनके उपभोग को कम किया जाए। क्लियर बात है ये वाला, कि क्या किया जाए, उपभोग, जो हम उनका उपयोग कर रहे हैं उसको हम कम मात्रा में करें। दूसरा है पुनःचक्रण, कि हमने एक बार अगर किसी चीज़ का उपयोग कर ले तो हम उसको पुनःचक्रण करके दोबारा से भी उपयोग करें, ठीक है। दोबारा उसको परिवर्तित करें, फिर से उपयोग कर लें। और पुनः उपयोग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनका बिना परिवर्तन के भी उपयोग कर सकते हैं दोबारा से। हमने एक चीज़ एक बार उपयोग कर ली, उसको हम ऐसा के ऐसा ही एज इट इज़ अगर दोबारा से उपयोग कर लेंगे तो पुनः उपयोग कहलाएगा। और अगर उसमें हम एक चीज़ हमने एक बार प्रयोग की और उसमें अगर परिवर्तन करके दोबारा से उपयोग करते हैं वो पुनःचक्रण कहलाएगा। तो ये 3 तरीके थे जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों को बचा सकते हैं। उपयोग को कम करना यानी कि उपभोग कम करना पुनःचक्रण करके, और पुनः उपयोग के द्वारा। हमें हमारे कर्तव्य क्या है संसाधनों के प्रति, तो हमारे 3 कर्तव्य हैं संसाधनों के प्रति। नवीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं, ठीक है ना। जो नवीकरणीय है, जो हमें पता है कि ये असीमित मात्रा में है, तो वो सभी क्या हैं, सतत पोषणीय, अर्थात वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को मिल जाएंगे। ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, जो जीवों में विविधता है, क्योंकि कई प्रकार के जीव मानवीय क्रियाओं के द्वारा क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, जिससे कि जीवों में जो विविधता है वो कम होती जा रही है। तो हमें जीवन की जो विविधता है उसको भी संरक्षित करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि कम से कम हो, जिस प्रकार से हम वनों को काट रहे हैं या अनेक ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको हानि होती है, तो इस प्रकार के हमें कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे प्राकृतिक पर्यावरण की हानि। अब कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हम बताते हैं आपको चैप्टर के लास्ट में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पेटेंट क्या है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। अर्थात जिस प्रकार हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो दादी के नुस्खे हैं वह किसी को भी बता देती है, कोई भी उनको बता सकता है, तो वो क्या होते हैं, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर उनका हम क्या कर लें, उनका पेटेंट बनवा लें, अर्थात कोई भी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार ले लें और फिर हम मेडिकल कंपनी के द्वारा उनको बेचें, तो उनका आर्थिक मूल्य हमें मिल जाएगा। तो पेटेंट क्या होता है, ये एक अधिकार होता है किसका, विचार और आविष्कार पर। उसी व्यक्ति का अधिकार होगा, उस आविष्कार को या उस विचार को उसी व्यक्ति के नाम से दर्ज किया जाएगा और उसको कोई भी उस व्यक्ति से अलग कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर उसको प्रयोग करता है तो उसको दंड दिया जाता है। क्लियर बात है। प्रौद्योगिकी का है तो प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अर्थात जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं या उस वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं या उस वस्तु का निर्माण करते हैं, तो हम जिस नए ज्ञान का प्रयोग करेंगे या जिस नए ज्ञान को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे उस वस्तु के निर्माण में, उसको हम क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आग जलाना, आग जलाने के लिए आदिमानव ने क्या किया था, पत्थरों को घिसा था, तो उसने कोई नया ज्ञान वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था,
उसने नए ज्ञान का अनुप्रयोग करके देखा था, पत्थरों को घिस करके देखा था, तो पत्थरों को घिसा तो उसने चिंगारी देखी, इस तरह से उसने आग जलाना सीख लिया। तो इस प्रकार से अगर हम कोई भी नया ज्ञान या नए कौशल का जो प्रयोग करके किसी वस्तु का निर्माण करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रौद्योगिकी कहेंगे। ठीक है। संसाधन भंडार क्या है, तो यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, अर्थात संसाधनों का कितना भंडारण है, हम कितने मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, संसाधन भंडारण कहलाता है। अब बात कर लेते हैं सतत पोषणीय विकास की। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। हमने बताया था अभी भी संसाधन सतत पोषणीय विकास क्या है, तो संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए कि हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन संसाधनों से उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसको हम क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास कहेंगे। यह आपका पहला चैप्टर था कक्षा 8 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का। इस पुस्तक में 6 चैप्टर हैं, 6 कक्षाओं में आपके कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज़ भी। तो इस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखा करें। सुबह 10 बजे प्रत्येक दिन हम आपके लिए अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। और आपको अगर हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज की कक्षा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कोई भी अगर सजेशन हो या कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891257112। ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें इस नंबर पर भी कोई भी अगर डाउट हो आपको चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी सजेशन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल का नाम है लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करेंगे। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको हमारी सभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।